गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल BDN पब्लिक स्कूल। आज हम 9th क्लास भूगोल NCERT का सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था। आज है नेक्स्ट टॉपिक उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ था। जब 33 सागर के अंदर उपस्थित जितनी भी अवसादी चट्टानें थी उन्होंने वलित होकर हिमालय का रूप धारण कर लिया था, माउंट एवरेस्ट का रूप धारण कर लिया था। उसके बाद वहाँ पर एक बड़ी द्रोणी का उद्गम हो गया था, बड़ी द्रोणी का निर्माण हो गया था। अब उस द्रोणी के अंदर जो नदियाँ उत्तर भारत से और प्रायद्वीपीय भारत से बहती थी वो क्या लेके आई, जलोढ़ निक्षेप अपने साथ लेके आई और धीरे धीरे उस द्रोणी को अपने जलोढ़ निक्षेप से भर दिया और उसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ था, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ था। ठीक है। और इसके अंदर जो 3 प्रमुख नदी प्रणाली थी जिन्होंने काफ़ी उस द्रोणी को भरने में अपनी भूमिका निभाई थी, वो कौन सी नदी प्रणालियाँ थी, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी कुछ सहायक नदी जो कि उत्तर भारत से बहती हुई द्रोणी में प्रविष्ट करती थी। एक मानचित्र के माध्यम से आपको इन नदी प्रणालियों का जो विस्तार है उत्तर भारत के अंदर वो दर्शा देते हैं। इस मानचित्र में देखिए यहाँ पर 3 नदी तंत्र है जिनको दर्शाया गया है। ये जो नदी तंत्र है आप एरो की तरफ देखो, ये नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, ये पूरा सिंधु नदी तंत्र है। ये गंगा नदी तंत्र, ठीक है। और ये जो तीसरा नदी तंत्र जिसका जिक्र आपके बुक में किया है ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों के तीनों और नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ उत्तर भारत के अंदर बहती हैं। ठीक है। और ये अकेले नहीं, इनकी जो सहायक नदियाँ जैसे इंडस की सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है, ये सभी की सभी इस क्षेत्र में बहती हैं। और गंगा की सहायक नदियाँ और गंगा जैसे कि गंगा की सहायक नदियाँ यमुना, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ठीक है, इसकी जो जितनी भी सहायक नदियाँ हैं इस क्षेत्र के अंदर बहती हैं। और ब्रह्मपुत्र और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो सारी की सारी इस क्षेत्र में बहती हैं। यानी कि जो ये तीनों के तीनों नदी तंत्र हैं ये उत्तरी भारत के अंदर अपना जाल बिछाए हुए हैं। ठीक है। अब जो इंडस नदी तंत्र है उसका ज़्यादातर हिस्सा किसके अंदर आता है, पाकिस्तान के अंदर आता है। ठीक है। अब हम अपना लेसन आगे रीड करते हैं। ये मैप आपको समझ में आ गया होगा। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, यानी कि इस मैदान में जो मृदा पाई जाती है वो किस किस्म की है, जलोढ़ किस्म की है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। हिमालय के गिरिपाद मतलब कि हिमालय के चरणों में, हिमालय जहाँ पर शुरू होता है या फिर ख़त्म होता है वहाँ पर बहुत बड़ी द्रोणी थी, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। फिर धीरे धीरे नदियों के द्वारा काफ़ी जलोढ़ निक्षेप वहाँ उसके अंदर भरे गए और धीरे धीरे वहाँ पर उत्तरी मैदानों का निर्माण हो गया। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत की अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है कि यहाँ पर जो कृषि है उसका उत्पादन बहुतायत में होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है कृषि की दृष्टि से अगर हम इसे देखें तो। आगे है उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है कि जैसे जैसे पर्वतों के
ऊपर से नदियाँ आती हैं वहाँ पर तो उनकी गति ज़्यादा होती है, लेकिन जब पर्वतों के निचले हिस्से में वो आ जाती हैं, अब ऊंचाई कम हो जाती है। ऊंचाई कम होने के कारण नदियों की धारा के अंदर गति भी कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। गति कम होने के कारण क्या होता है कि अब नदी के पानी के अंदर गति रहती नहीं है, और उसके अंदर जितने भी मिट्टी होती है, गाद होती है, वो जमा होनी शुरू हो जाती है। अब पानी उस गाद को टकरा कर आगे नहीं ले जा सकता, अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब उसके अंदर इतनी स्पीड नहीं रह जाती है। तो इससे क्या होता है, नदी द्वीपों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। अब जैसे जैसे नदी द्वीप बनते हैं, अब नदी द्वीप से मिट्टी है वो आगे नहीं ले जा पाती नदी, तो वो क्या करती है, नदी द्वीप के साइड से एक धारा उस साइड से, एक धारा उस साइड से, यानी कि दोनों विपरीत साइड से निकल जाती हैं। तो अब नदी क्या है, धाराओं में बंटनी शुरू हो जाती है। इन धाराओं को क्या बोलते हैं, वितरिकाएँ बोलते हैं। ठीक है, आगे है, क्या आप जानते हैं दोआब का क्या अर्थ है? दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। ठीक है, कि जो दो नदियों के बीच के में जो मिट्टी का जो भूभाग बच जाता है उसको दोआब बोलते हैं। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, यानी कि अर्थात पानी। आब का मतलब होता है पानी। इसी प्रकार पंजाब में भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पाँच और आब का अर्थ है पानी। आप समझ गए होंगे। आगे रीड करते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। जो उत्तरी मैदान है उत्तरी भारत का, यानी कि ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक है, आप एरो की तरफ देखिए, ये वाला पूरा हिस्सा ये उत्तरी मैदान का हिस्सा है। इस उत्तरी मैदान को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। अब जो उत्तरी मैदान है उसका पश्चिमी भाग कौन सा है, मैप में दिखाते हैं आपको। ये पूरा उत्तरी मैदान और इसका पश्चिमी भाग कौन सा, ये वाला। ठीक है, जो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसको पंजाब का मैदान भी बोलते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। मैंने आपको वीडियो में बताया पहले ही। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं और इस क्षेत्र के अंदर बहती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोआबों की संख्या अधिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो नदी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और दो नदियों के बीच वाली ज़मीन को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। ठीक है, आगे रीड करते हैं लेसन। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ठीक है, जो गंगा का मैदान है, जो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आता है, वो आपको मानचित्र के माध्यम से दर्शा देते हैं। एरो की तरफ देखिए, ये इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, गंगा के मैदान बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। अब जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो कहाँ पर स्थित है, असम राज्य के अंदर स्थित है। हम आपको फिर से मैप में दिखा देते हैं। एरो की तरफ देखिए, इस वाले मैदान को या उत्तरी मैदान के इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, असम का मैदान या फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचाइयों के में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। कि नॉर्मली जो व्याख्या की जाती है उत्तरी मैदानों में, तो बताया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ मैदान है, इसके अंदर कोई विविधता नहीं है। यह सही नहीं है, लेकिन ऐसी व्याख्या सही नहीं है। इन मैदानों के अंदर भी क्या है, विविधता विद्यमान है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में
गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। अब जो शिवालिक है वो किस श्रेणी को बोला गया है? जो सबसे निचली श्रेणी की चोटियां हैं जहाँ पर हिमालय की उपस्थित हैं उसको क्या बोला गया है? शिवालिक, यानी कि जहाँ पर पहाड़ों की चोटियां बिल्कुल छोटी हों, ठीक है, यानी कि हिमालय की शुरुआत या फिर बाहरी हिमालय। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब नदियाँ पर्वतीय भाग से नीचे उतरती हैं तो कंकड़ पत्थर और भारी अवसादों का निक्षेपण पर्वतों के किनारे कर देती हैं, ठीक है, और इन्हीं अवसादों से भाबर का निर्माण होता है। इस चित्र में देखिए, इसी तरह के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। समझ गए होंगे आप इसको देख के कि इसके अंदर जो नदियाँ हैं अपने द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों को पर्वतों की जो नीचे ढलान वाला क्षेत्र है वहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं, और इस तरह का क्षेत्र जिसका निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं, ठीक है। सभी सरिताएं एवं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि भाबर पट्टी का निर्माण होने के बाद जितनी भी छोटी छोटी सरिताएं थी या फिर नदियों की जो धाराएं थी वो इसके अंदर विलुप्त हो जाती हैं। फिर इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। एक फिगर के माध्यम से आपको दर्शा देते हैं कि तराई किस क्षेत्र को या फिर कैसे क्षेत्र को कहते हैं। इस फिगर में देखिए, यहाँ पर हिमालय है और हिमालय के जो गिरिपाद यानी कि उसके चरणों के अंदर जो सबसे पहले जिस तरह का क्षेत्र आता होता है भाबर क्षेत्र, ठीक है, और फिर नीचे जाने पर तराई के क्षेत्र। ये जो क्षेत्र हैं वो कैसे होते हैं? इनकी जो भूमि है वो नम होती है और इस क्षेत्र में घास के मैदान और वन होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं लेसन। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। यानी कि इस क्षेत्र में पहले क्या था कि हरे भरे जंगल होते थे, ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए उनको कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों को काट दिया गया। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए कि आज के दिन भी इन क्षेत्रों में क्या है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि एक जंगल है जिसको आरक्षित करके रखा गया है, ठीक है। उसकी स्थिति आपने ज्ञात करनी है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, दुधवा राष्ट्रीय पार्क यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर उपस्थित है। आगे है, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है कि जो सबसे बड़ा हिस्सा है उत्तरी मैदानों का, उसके अंदर जो सबसे विशाल भाग है वो किस तरह के क्षेत्र का आता है? जलोढ़ के क्षेत्र का आता है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं कि जो मैदान है जलोढ़ मैदान, ये कहाँ पर उपस्थित हैं? जहाँ पर नदियों के बाढ़ वाली, यानी कि जहाँ पर नदियों अपने पानी से बाढ़ लेके आती रहती हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, यानी कि जो भांगर है कि इसके अंदर जो मृदा है उसके अंदर बहुतायत में किस चीज़ के निक्षेप पाए जाते हैं? चूने के, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है, ठीक है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। हमने एक फिगर में आपको दिखाया था कि जैसे जैसे इसमें देखिए कि आप हिमालय से नीचे की तरफ आते हैं, पहले किस तरह का क्षेत्र आता है? भाबर, फिर तराई, फिर बांगर, ठीक है, और एक क्षेत्र और है खादर, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं आपको आगे। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यानी कि जो पठार होते हैं वो किस आकृति के होते हैं कि जो यानी मैदानी भाग से तो ऊंचे होते हैं लेकिन ऊपर से कैसे होते हैं? समतल होते हैं, ठीक है, कि मैदानी भाग से ऊंचे लेकिन ऊपर से कैसे?
समतल होते हैं। और जो भारतीय दक्कन का पठार है वो कैसा है? आग्नेय और रूपांतरित स्थलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। चलिए एक मानचित्र के माध्यम से आपको दर्शा देते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार या फिर दक्कन का पठार कहाँ तक विस्तृत है भारत की भूभाग पर। इस मानचित्र में देखिए, जो पीले रंग का क्षेत्र जहाँ तक दर्शाया गया है ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि ये उत्तर के मैदान या फिर इसके आसपास की जो भूमि है उससे थोड़ा सा ऊंचाई पर है, लेकिन ऊपर से कैसा है? चपटा है। ठीक है। और ये क्या है? ये उत्तरी मैदानों से, जो उत्तर का विशाल मैदान इसके अंदर दर्शा रखा है, इससे काफ़ी पुराना भूभाग है। यही भूभाग प्राचीन गोंडवाना भूमि से अलग होकर किससे टकराया था? यूरेशियन प्लेट से टकराया था। कि अब जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि बाकी का जो मैदान है या फिर बाकी की जो भारत की भूमि है उससे काफ़ी पुराना है। आगे रीड करते हैं। यह पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियों एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। अब जो मैंने आपको मानचित्र में दर्शाया था पठार, उसके दो मुख्य भाग हैं, एक तो है मध्य उच्च भूमि तथा दूसरा है दक्कन का पठार। अब नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इस मानचित्र में देखिए, आप एरो की तरफ देखिए, यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या बहता है? नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार मैंने आपको फिगर में बताया था कि यहाँ तक, इस एरो में को देखिए कि यहाँ तक इस क्षेत्र को पूरे को क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय भाग बोला जाता है भारत का। और इस प्रायद्वीपीय भाग का वह हिस्सा जो नर्मदा नदी जो कि यहाँ है उसके उत्तर में उपस्थित है उसे मालवा पठार के नाम से जाना जाता है। और उसी को क्या कहा जाता है? मध्य उच्च भूमि। अब है विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। इस मानचित्र में देखिए, ये है विंध्या पर्वत श्रृंखला, यानी कि पर्वतों की श्रेणी है ये। इसके दक्षिण में मैंने आपको पहले मानचित्र में दर्शाया था, क्या है? मध्य उच्चवच, या फिर क्या बोलते हैं हम उसको? मालवा का पठार। और उत्तर पश्चिम में जो है वो है अरावली पर्वत श्रेणी, यानी कि जो अरावली के पर्वत हैं वो। ठीक है, आगे लेसन रीड करते हैं। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। कौन मिल जाता है? जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। अब जो इस क्षेत्र में, यानी कि जो मालवा का जो पठार है या फिर मध्य उच्च भूमि है, इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदियाँ वो कौन सी हैं? चंबल नदी घाटी और सिंध, बेतवा, केन। ये इनका जो बहने का जो प्रवाह है वो कैसा है? दक्षिण पश्चिम से, यानी कि ये देखिए, आप पहले तो फिगर में देखिए, ये जो वाली नदी है ये है चंबल, ठीक है, ये बेतवा, ठीक है, ये सोन, ठीक है, ये जितनी भी यहाँ पर नदियाँ हैं, ठीक है, इनका जो प्रवाह है वो दक्षिण पश्चिम से किसकी तरफ है? उत्तर पूर्व की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो भारत की यहाँ पर जो भूमि है या फिर मध्य उच्चवच हैं, उनका जो प्रवाह है वो ढलान है वो किस तरफ है? उनकी ढलान किस तरफ है? उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक है,
और ये नदियाँ आगे जाकर गंगा नदी में मिल जा रही हैं, यमुना में मिल रही हैं। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ये नदी यमुना में मिल जा रही हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो मध्य उच्चवच है उसका ढलान किस तरफ है? उत्तर पूर्व की तरफ, यानी कि इस तरफ। आगे रीड करते हैं लेसन। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, यानी कि संकरी है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी का द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। यानी कि इसके जो पूर्वी विस्तार हैं वो कौन से हैं? इस मानचित्र में देखिए बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार, ये क्या है? इसका पूर्वी विस्तार है। ठीक है, मध्य उच्चवच, यानी कि इसको पूरे को क्या बोलते हैं? मध्य उच्चवच। ठीक है, पूर्वी भाग कौन सा? ये छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है, आगे रीड करते हैं लेसन। और हाँ, इसमें बताया रखा है कि जो दामोदर नदी है वो कहाँ पर अपवाहित होती है? छोटा नागपुर पठार के अंदर। अब है दक्षिण का पठार। ठीक है, हमने अभी तक पठार, भारत के पठार में मध्य उच्चवच पढ़ लिया है। मध्य उच्चवच के अंतर्गत जो पठार आते हैं वो हमने बता दिए हैं। मालवा का पठार, बघेलखंड, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर का पठार आते हैं। अब क्या रह गया? दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। हमने बताया था आपको कि नर्मदा नदी की अवस्थिति कहाँ पर है, उसके दक्षिण में क्या है? दक्षिण का पठार है। और उत्तर में क्या है? मध्य उच्चवच है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। सतपुड़ा क्या है? एक पर्वतों की श्रृंखला है। इस मानचित्र में देखिए डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि दक्कन का पठार, इसका उत्तरी हिस्सा जो है, यानी कि ये वाला हिस्सा, इसके उत्तरी हिस्से पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा, यानी कि ये वाली। ठीक है, पहले हम विंध्या के पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ चुके थे, अब सतपुड़ा। ठीक है, जो कि ये देखिए ये है आपकी नर्मदा नदी, इसके दक्षिण में। और दक्षिण के पठार के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, आगे रीड करते हैं लेसन। जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। यानी कि जो सतपुड़ा की श्रृंखला है इसके पूर्वी विस्तार कौन से हैं? यानी कि इसके पूर्वी भाग कौन से हैं? मैकाल की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें, ये आपका होमवर्क है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस चित्र में देखिए आप, ये है भारत का दक्षिण का पठार, यानी कि हम सेक्शन व्यू, यानी कि हम उसको साइड से देखते हैं, नीचे से देखते हैं तो उसको, जो ये है वेस्टर्न घाट, ठीक है, यानी कि पश्चिमी घाट, और ये है यहाँ पर पूर्वी घाट। यानी कि जो पीछे पश्चिमी हिस्सा है वो ऊंचा है, और जैसे जैसे हम पूर्वी घाट की तरफ जाते हैं ये इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। ठीक है, ये सेक्शन व्यू है। अगर हम भारत के दक्कन के पठार को नीचे से देखें, साइड से देखें, ठीक है, इस फिगर में देखिए, इस मानचित्र में देखिए आप, ये है वेस्टर्न घाट, ठीक है, और ये है ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट, और ये है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट की तरफ इसकी ऊंचाई कैसी है? ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम पूर्वी घाट की तरफ जाते हैं इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। लेसन आगे रीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो इससे आगे जो पोर्शन रह गया है प्रायद्वीपीय पठार का, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर रीड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।